वार और पंचांग की शुरुआत के मूलभूत विषयों पर काफ़ी चर्चा आपने सुनी होगी। अब हम नक्षत्रों को साथ में लेते हुए पंचांग के देखने के विषय में और स्पष्ट होते जाएंगे। आपका समय बहुत कम ही मैं ले रहा हूँ और पूरी बात डिटेल में समझाने का प्रयास मेरा रहेगा। साथियों, आपने चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रथम बार देख रहे सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो हम बात करते हैं नक्षत्र में। पंचांग देखने में हमारी जो मूल बातें हैं उसमें तीसरे नंबर पर नक्षत्र आता है। नक्षत्र आकाश में असंख्य ताराओं का समूह है, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने 360 डिग्री के पूरे सर्कल में 27 भागों में विभाजन किया और उनमें निश्चित ताराओं के समूह को अलग अलग रूप से इसके समूह बने हुए हैं। इनके अलग अलग नाम दिए। जो स्वयं नक्षत्र कहीं जाते नहीं है, नक्षत्र स्थिर है। जिस प्रकार हम किसी बस में या ट्रेन में यात्रा करते तो स्टेशन स्थिर होता है, स्टेशन कहीं नहीं जाता, स्टेशन आता है और घूमती ट्रेन है या बस है, ठीक वैसे ही ग्रह घूम रहे हैं, चंद्रमा घूम रहा है, चंद्रमा गति कर रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर गति कर रही है और सूर्य के चारों ओर भी गतिशील है, ग्रह भी गतिशील है, परंतु नक्षत्र कहीं गति नहीं करते। इसलिए निरुक्तकार यास्क ने कहा कि न क्षते गति कर्म, अर्थात जिसकी गति का क्षय नहीं होता वे आकाश में अनंत रूप में स्थिर ताराओं का समूह नक्षत्र होता है। अब उसमें कितने तारे हैं तो अलग अलग नक्षत्रों में अलग अलग ताराओं की संख्या है। जैसे कि शतभिषा नक्षत्र में 100 तारे हैं, तो अश्विनी नक्षत्र में मात्र 3 तारे हैं। किसी में 11 तारे, जैसे मूल नक्षत्र में 11 तारे हैं, किसी में रेवती में 32 है, तो अश्लेषा में 5 हैं, स्वाति में 1 है और चित्रा में भी 1 तारा, अनुराधा में 4 हैं। तो ये अलग अलग तरह के ताराओं के समूह हैं और उनकी आकृति बनी हुई। कोई घोड़े के समान दिखता है तो अश्विनी, अश्व के समान। ऐसा अभ्यास पंचांग के साथ में उसको देखते हुए भी करते रहिएगा, तो निश्चित रूप से आगे के एपिसोड में हम और पंचांग देखने की कलाओं को जानेंगे। धन्यवाद। घोड़ा, कहीं पे गाड़ी दिख रही है, कहीं छकड़ा दिख रहा है, तो ये जो आकृतियां हैं वो उस आधार पर उनका नामकरण किया। अब मूल विषय ये है कि नक्षत्रों का जो पंचांग में समय दिया होता है प्रारंभ और समाप्ति का, वह चंद्रमा के उस नक्षत्र से होने की गति का समय। वैसे सारे ग्रह नक्षत्र के सामने से गुजरते हैं और उनका अलग अलग समय काल होता है, परंतु चंद्रमा का जो समय है वह 56 घटी से लगाकर 67 घटी रहता है। और अमूमन औसत रूप में यह मानना है कि एक नक्षत्र का चंद्रमा का जो गमन करने का, उसमें से होकर भ्रमण करने का जो समय काल है वो लगभग 60 घटी माना है। यानी कि चंद्रमा एक दिन में एक नक्षत्र को पार कर लेता है लगभग। तो इस तरह से ये चंद्रमा की जो स्थिति है वही हमारे पंचांगों में नक्षत्र के रूप में दर्शाई गई है और उसी को हम जन्म लेने वाले बालकों का नक्षत्र मानते हुए उसका वर्णन करते हैं। तो ये जो नक्षत्र हमारे दिए हुए होते हैं, जिसमें प्रत्येक नक्षत्र 13.25 अंश चंद्रमा जो है वो सूर्य से 13.25 अंश की दूरी पर हो तो एक नक्षत्र होता है। तो प्रत्येक नक्षत्र जो 60 घटी पार करता है, उस 60 घटी को पार करते हुए इस तरह से अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। और एक 28वां नक्षत्र भी कहा गया है जिसको अभिजीत भी कहा गया। और अभिजीत जो नक्षत्र है वो 19 घटी का होता है।
और उसको दो नक्षत्रों के बीच का भी माना जाता है। इसलिए उसमें श्रवण नक्षत्र की 4 घटी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की अंतिम 15 घटी को अभिजित भी कहा जाता है। तो इस प्रकार नक्षत्रों का एक ताराओं का समूह जो है, जिसमें सूर्य एक मास में 2.25 नक्षत्रों को भ्रमण करता है। अतः सूर्य का लगभग 14 दिन एक नक्षत्र में रहता है। तो नक्षत्रों का अपना बहुत महत्व है। चंद्रमा जब इन नक्षत्रों को भोग करता है और वह एक दिन में अपनी गति पूरी कर लेता है लगभग, इसलिए उसको नक्षत्राधिपति कहा गया। चंद्रमा की स्थिति नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही तय होती है, और जो चंद्र जन्म समय में जो नक्षत्र होता है वह नक्षत्र हमारी कुंडली में मुख्य मानकर उसके आधार पर फलित भी किया जाता है। इसलिए जो प्रतिदिन एक नक्षत्र के जो 4 चरण हैं, उन 4 चरणों के आधार पर नामकरण भी हमारा होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन नक्षत्रों को फिर अलग से विभाजन भी किया, जैसे अलग अलग विद्वानों ने उसको अलग अलग प्रकार से विभाजन करके कुछ नक्षत्रों को ध्रुव एवं स्थिर संज्ञक कहा। स्थिर रहने वाले मकान का निर्माण ऐसे लॉन्ग समय के कार्य करने वाले को उस नक्षत्र में करना ठीक रहता है। कुछ नक्षत्र उग्र या क्रूर संज्ञक होते हैं, यानी कि उस नक्षत्र में कुछ अच्छे कार्य नहीं किए जाते, कुछ विशेष कार्य ही होते हैं। कुछ नक्षत्र जो हैं वो मिश्र एवं साधारण होते हैं, कुछ तीक्ष्ण होते हैं, कुछ क्षिप्र और लघु संज्ञक होते हैं, कुछ चर एवं चल संज्ञक होते हैं। जिस तरह से हमने वारों के बारे में चर्चा की थी, वैसे न वैसे यहाँ पर भी उनका विभाजन है। कुछ विद्वान उसको ऊर्ध्वमुख, अधोमुख और तिर्यक मुख के नाम से भी 9 नक्षत्रों का विभाजन करते, यानी कुछ ऊपर की ओर देखते हुए, कुछ जमीन की तरफ देखते हुए हैं, भूमि की तरफ कह सकते हैं या नीचे की तरफ, और कुछ तिर्यक मुख है, सभी दिशाओं में देखते हुए नक्षत्र है। तो ऐसे कार्यों करने के लिए उसमें उन नक्षत्रों का महत्व होता है। साथ ही कुछ विद्वानों ने उनको देखने की दृष्टि के आधार पर 4 भागों में बांटा, जैसे अंधलोचन, काणलोचन, सुलोचन, मंदलोचन, यानी कि इनकी आंखें हैं नक्षत्रों की, और वो अंधलोचन वाले अंधे, काणलोचन वाले थोड़े से देखते हैं, थोड़ा नहीं देखते, काणा कहते हैं आम भाषा में। सुलोचन यानी पूर्ण रूप से देखते हुए नक्षत्र, और मंदलोचन यानी कम देखते हैं। तो उसके आधार पर भी यह विभाजन किया हुआ है। तो नक्षत्र का बहुत महत्व है। नक्षत्र को समझने पर हम पंचांग को आसानी से समझ सकते हैं। पंचांग में नक्षत्र, एक नक्षत्र के प्रारंभ होने का जो समय है वह दूसरे नक्षत्र के प्रारंभ होने पर की दूरी जो है उसको दी हुई होती है। कुछ जगह बड़े पंचांगों में घटी पल में दिया होता है, साधारण पंचांगों में सीधा समय दिया होता है। हमने शुभ वेला में इसको सीधा समय दिया हुआ, यानी कि वह नक्षत्र समाप्त हो गया और उन नक्षत्रों की समाप्ति के साथ में अगला नक्षत्र प्रारंभ हो गया। अब कौन सा कार्य किस नक्षत्र में किया जाना चाहिए, कौन सा नक्षत्र किस कार्य के लिए लाभकारी होता है, उसको तारा नाम से भी बहुत सी बार दर्शाते हैं ज्योतिष में कि आपका तारा ठीक नहीं है। और ग्रह प्रवेश है, विवाह है, सारे मुहूर्तों में नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, और नक्षत्र के आधार पर ही मुहूर्तों की विवेचना गहराई से की जाती है। इसलिए आसानी से हम समझ सकते हैं तिथि, वार और नक्षत्र, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, हमने नक्षत्र